हेलो स्टूडेंट्स, मैं रामगोपाल तिवारी आपका अपने चैनल तिवारी मैथ क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम आपके लिए विशेष जानकारी लेकर के आए हैं। कक्षा 10 का नया पाठ्यक्रम UPMSP यानी कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के मुताबिक कोरोना काल में हमारा जो पाठ्यक्रम चेंज किया गया है उसमें क्या क्या हटाया गया है और क्या क्या रखा है, ये इसके बारे में हम जानकारी करेंगे आज। स्टूडेंट्स, इससे पहले हम एक बात और जानकारी करेंगे कि जैसे कुछ विद्यार्थी गूगल मीट के द्वारा पढ़ रहे हैं या जूम के द्वारा पढ़ रहे हैं, और मैंने यहाँ पे आपके लिए पढ़ाने के लिए चयन किया है वो YouTube के लिए किया है कि आपको YouTube के द्वारा ही पढ़ाया जाए या एक वीडियो फिक्स करके आपको पढ़ाया जाए। हम यहाँ पे दोनों ही जगह की बात करेंगे, जूम की बात भी करेंगे और YouTube की बात भी करेंगे कि कहाँ पे हमने इसका जो सिलेक्शन किया है YouTube का वो क्यों किया है। तो पहले हम बात करें जूम के बारे में। यदि आपको इस ऐप के द्वारा पढ़ाया जाए तो इसके थोड़े से गुण धर्म भी हैं और थोड़े से इसके दोष भी हैं, दोनों ही देख लेंगे। यदि हम इसके दोषों का निवारण कर पाते हैं तो हम इससे भी देख लेंगे, और यदि हम इसके दोष निवारण नहीं कर पाते हैं तो फिर YouTube वाले दोष भी देखेंगे। गुण तो हमें सभी के अच्छे ही हैं, लेकिन जो दोष हैं वो हमें देखने हैं। गुण की यदि हम बात करें तो इसके अंदर जो सबसे बड़ा गुण है वो ये है कि बच्चा जो टीचर के सामने कोई भी क्वेश्चन सामने तुरंत ही पुटअप कर सकता है। जैसे ही कोई क्वेश्चन दिमाग में आया तुरंत वो सामने टीचर के रख देगा। ये है सबसे इसका विशेष गुण। बाकी जो हम पढ़ाएंगे वो तो YouTube भी पढ़ाएंगे और वहाँ पे भी ऐसे ही पढ़ाएंगे जो पढ़ाने का तरीका हमारा है। अब इसके जो दोष हैं, मुख्य दोष ये है इसका कि नंबर 1, पहली बात तो ये है कि मेरा कोई इससे मतलब नहीं है कि भाई जूम ऐप खराब है या कोई है, बल्कि मैं बता रहा हूँ कि मेरे विचार से ये सब कुछ है। इसके सबसे बड़ा दोष ये है कि जैसे हम इसे पढ़ाते हैं तो बच्चों का बार बार डिस्टर्ब करना ऐसा इसलिए होता है कि जब बच्चे बार बार एक एक करके इसके अंदर एंट्री लेते हैं तो उस समय पे यदि हमारे पास बच्चों की संख्या जैसे ज़्यादा है तो वहाँ पे क्या होगा कि बार बार मुझे वहाँ पे पुट करना होगा, एडमिट करना पड़ेगा बच्चों को। जब मैं बच्चों को एडमिट करूँगा तो उस समय भी हमारा जो समय है वो ख़राब होगा। दूसरी बात ये है कि अगर मान लीजिए कि किसी सभी बच्चों के समझ में कोई क्वेश्चन आ गया और केवल एक बच्चा ऐसा है जिसकी समझ में ये बात नहीं आई है, तो फिर क्या होगा कि वो एक बच्चा वो क्वेश्चन पूछेगा और वो पूछने के बाद में हम उसके बारे में जानकारी देंगे कि ये ऐसे क्यों है, उसकी जो डाउट है वो हम क्लियर करेंगे। तो और बाकी जो बच्चे हैं वो केवल तमाशा देखेंगे कि क्या चल रहा है वहाँ पे। ऐसा भी होता है कई बार कि बच्चे एक दूसरे से संपर्क करने लग जाते हैं, बात करने लग जाते हैं कोई टॉपिक के ऊपर, तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब भी हमें होता है। तो एक तो ये है कि बार बार डिस्टर्ब होते हैं। दूसरा ये भी है कि इसमें काफ़ी समय इसलिए लग जाता है कि देखिए जब बच्चा बार बार आएंगे, कम से कम 30-35 बच्चे कम से कम आ ही जाते हैं, उस समय पे उनको बार बार एडमिट करने के लिए काफ़ी समय चाहिए। तो हमारे पास में इस चीज़ का कोई निवारण नहीं है कि जब बच्चे एडमिट किए जाएँ तो उसको कोई भी तरीक़ा से एक साथ में एडमिट कर लिया जाए। फिर कई बार ऐसा भी होता है उस जूम के द्वारा कि क्योंकि इसका जो एरिया है वो ज़्यादा है, नेटवर्क बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, तो वहाँ पे क्या है कि ये कई बार स्लो हो जाता है। स्लो होने की वजह से कुछ बच्चे इसके अंदर एडमिट नहीं कर पाते हैं। तो हम उसका निवारण नहीं कर सकते हैं क्योंकि नेटवर्क इसका फैला हुआ है, अच्छा ऐप है, लेकिन ये जो डिस्टर्ब होता है बार बार और जो स्लो होता है, इसका निवारण हमारे पास में नहीं है। अब हम देखते हैं YouTube के बारे में। यदि हम YouTube के बारे में देखें तो इसके भी कुछ
गुण भी हैं और कुछ दोष भी हैं। लेकिन इसका जो एक दोष है वो मुख्य दोष यही है कि बच्चा जब कोई जानकारी लेता है और उसके दिमाग में जब कोई एक क्वेश्चन आता है तो वो तुरंत ही वो क्वेश्चन टीचर से नहीं पूछ पाता है। लेकिन इसका निवारण ये है कि जिस बच्चे की समझ में कोई चीज़ नहीं आई है तो वो तुरंत ही अपने पास में उस प्रॉब्लम को लिख ले, नोट कर ले। जब वो अपने पास नोट कर लेगा तो उस क्वेश्चन को हमारे सामने वीडियो देखने के बाद या कभी भी हमारे पास में भेज सकते हैं। जो इसका विशेष गुण है वो ये है कि YouTube की सहायता से ये वीडियो आपके पास में हमेशा बनी रहती है और इसकी सहायता से आप जब आपको समय मिलता है तब इसे पढ़ सकते हैं। जबकि जूम के द्वारा ऐसा नहीं है। जूम में आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो समय टीचर ने दिया है उसी समय पर आपको उपस्थित होना पड़ेगा। और उसमें प्रॉब्लम कई बार ये होती है कि अगर घर में एक ही मोबाइल है और विशेष व्यक्ति के लिए वो रखा गया है और वो कहीं जाना चाहता है तो आपकी वजह से या तो वो जा नहीं पाएगा और यदि चला गया तो फिर आपका काम बेकार हो जाएगा। इनकी एक समय की बाध्यता भी है उसके अंदर। यहाँ आपके लिए समय की बाध्यता नहीं है, केवल एक दोष है जिसकी वजह से इस YouTube को बच्चे यानी कि टीचर लोग कम कर रहे हैं। तो ये दोष है वो ये है कि आपको जैसे ही दिमाग में क्वेश्चन आता है उसको तुरंत ही नहीं पूछ पाते हैं। तो उसका एक कारण ये जो सॉल्यूशन है वो ये है कि जैसे ही कोई प्रॉब्लम आपके दिमाग में आती है उसे संग की संग अपने पास में नोट कर दीजिए। नोट करने के बाद में आप उसे हमारे पास में क्वेश्चन को पुटअप कर सकते हैं और हम आपके लिए वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जितना बन सकेगा हम पूरा सॉल्व करेंगे, सब कुछ सॉल्व करेंगे। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो हमने देखी हैं तो हमने लगा कि कहीं ना कहीं YouTube ही सही है, तो हम उसी के माध्यम से आपको पढ़ाएंगे। जब तक बच्चे नहीं आ पा रहे हैं विद्यालय में, आप लोग नहीं आ पा रहे हैं, और वैसे भी इस कोरोना काल में आपको बहुत सावधानी बरतनी है, सभी से दूर रहना है। ज़्यादा भीड़ भाड़ के इलाके में आपको मास्क का प्रयोग जरूर करना है, ठीक है। अगर आप घर पे हैं तो ज़्यादा प्रयोग मत करिए मास्क का, लेकिन अगर कहीं भीड़ भक्कड़ में है तो जरूर प्रयोग करिए, ठीक है। ये तो बात होती है कि हमने YouTube चैनल को ही क्यों हमने सिलेक्शन किया है इसका अपने लिए। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स कि जो नया पाठ्यक्रम है उसमें क्या सिस्टम है, कौन सी प्रश्नावली रखी गई हैं, कौन सी प्रश्नावली नहीं रखी गई हैं। देखिए, जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि प्रश्नावली हमारी जो किताब है उसके अंदर प्रश्नावली 15 हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। यहाँ लिख देते हैं 7, 8, 9, 10, 11, 12 और इसी प्रकार से 13, 14 और 15। जो आपकी पुरानी किताबें हैं उसी के अनुसार हम बता रहे हैं और उसमें बताएंगे कि क्या क्या चीज़ छोड़ी गई है, क्या क्या चीज़ पकड़ी गई है, क्या हमको सब्जेक्ट पढ़ना है, यानी कौन सा टॉपिक पहले पढ़ना है, कौन सा पीछे पढ़ना है, ये सभी हम बातें करेंगे। और यही बता दें आपके लिए इससे पहले कि जो आपका पूर्णांक है वो है टोटल 100 नंबर का, जिसमें से 70 नंबर आपकी थ्योरी के हैं जो कि आप इस बुक में पढ़ेंगे। जो आप पेपर दे करके आएंगे वो 70 नंबर का है। उसके बाद के जो नंबर हैं वो प्रायोगिक हैं। जो आप प्रोजेक्ट वर्क करेंगे, जो आपकी अटेंडेंस होंगी, जो आपका अनुशासन होगा, उन सभी के आधार पे ये नंबर फीस आपको दिए जाते हैं। तो हम बात करेंगे इन 70 नंबर के ऊपर। तो पहले तो ये भी देख लें कि जो हमें पेपर आएगा हमारे लिए वो 70 नंबर का आएगा। इसमें पास होने के लिए हमें मात्र 23 नंबर चाहिए, मात्र 23 नंबर। अगर हम ये कह दें कि जो पूर्णांक है, अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कहीं कि जो पूर्णांक हमारा रहेगा पेपर का जो पूर्णांक है वो 70 है, और जो हमें
उत्तीर्णांक हैं, यानी कि जितने हमें कम से कम नंबर चाहिए वो हम देख रहे हैं। उत्तीर्णांक कितने हैं? 23। जो कमज़ोर छात्र हैं हम उनकी बात करेंगे, उनको किस तरह से पढ़ना है। जो होशियार हैं, यानी कि जिनके पास में सामर्थ्य है कि वो ज़्यादा कैपेसिटी रखते हैं, कैपेसिटी पढ़ने के लिए, वो सब बताएंगे। उनको सभी पढ़ना ही पढ़ना है। लेकिन जो जिनको लगता है कि हम मैथ में कमज़ोर हैं, हमसे मैथ्स में पता नहीं क्या हमें करना पड़ेगा क्या नहीं करना पड़ेगा, तो बहुत ही सिंपल है। कहीं पर भी आपको ज़्यादा जोर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ ही प्रश्नावली आपके सामने ऐसी हो जाएंगी जिनकी सहायता से आप फेल तो हो ही नहीं सकते आप मैथ में। केवल आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ें पढ़नी है। गुणा भाग जरूर आपको आने चाहिए। गुणा भाग यदि आपको नहीं आते हैं तो कहीं ना कहीं उसका अभ्यास कीजिए, घर पर अभ्यास कीजिए। कोई बड़ा भाई है या छोटा भाई है, किसी से भी आप सहायता लीजिए। अगर नहीं भी होता है तो कोई ना कोई तरीका आपको बता दिया जाएगा, वो भी आप कर सकते हैं। केवल गुणा भाग यदि इस बच्चे से आते हैं तो मेरी गारंटी इस बात की है कि वो 10th में मैथ विषय में फेल नहीं होगा। और हमारे जो टीचर हैं वो भी अपने विषय की सभी जानकारी देते हैं, तो उनके हिसाब से भी आपको चलना है। तो हम यहाँ बात करेंगे अपनी प्रश्नावलियों की। प्रश्नावली जो पहली है वो उसका नाम है आपकी किताब के अनुसार वास्तविक संख्याएं। ये आपके सिलेबस में पहले भी थी और आज भी है। पहले कुछ नंबर की थी, लेकिन आज ये आपके लिए पूरी 5 नंबर की आएगी। मार्क्स कितने हैं? 5। ज़्यादा है, कुछ नहीं है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से बस ये बताना है कि दी गई संख्याओं का में से क्या है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। दूसरा इसमें यह भी है कि दशमलव प्रसार यानी कोई परमेय संख्या में दी गई हो तो उस परमेय संख्या में जो संख्या में दी गई है उसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। इसकी पूरी जानकारी जब हम लेंगे, जब हम प्रश्नावली पढ़ेंगे। दूसरी प्रश्नावली का नाम है बहुपद। आपकी जो किताब है उसके अनुसार इसका नाम है बहुपद। बहुपद जो प्रश्नावली है वो अब आपकी सिलेबस में नहीं है, यानी कि इस पर आपको जोर नहीं देना है। यदि समय रहता है तो हम बाद में आपको पढ़ा सकते हैं, क्योंकि जो भी टॉपिक हैं वो इम्पोर्टेंट तो है ही हैं, लेकिन कोरोना की वजह से ये सभी आपकी सहायता के लिए कि ज़्यादा समय नहीं है तो कम से कम उतना पढ़ लिया जाए जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट सब हैं, लेकिन उसमें से भी जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो हमें पढ़ने हैं। तो ये जो बहुपद है इसको इन्होंने छोड़ दिया है। फिर आगे क्या है? तीसरा है दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण, जैसा कि इसका नाम भी है, दो चर यानी कि उसके जो दो चर वाले रैखिक समीकरण। समीकरण मतलब जो समीकरण हमें दिए गए हैं, यानी बराबर की लगा हुआ है। रैखिक मतलब उनकी घात 1 होनी चाहिए। दो चर यानी कि जो रैखिक समीकरण में दिए गए हैं उसके अंदर 2 चर होने चाहिए। ये प्रश्नावली पहले भी थी और आज भी है। इसके अंदर हम 2 चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करना सीखेंगे। हल करने के लिए आपके सिलेबस में 4 विधि हैं। एक ग्राफ विधि है। यदि मुख्य तौर पर देखें तो 2 ही विधि नाम दिया जाता है, कि एक ग्राफ विधि और दूसरा आपका बीजगणितीय विधि। जो बीजगणितीय विधि होती है वो 3 विधि उसमें दी गई हैं आपके सिलेबस में। पहली है प्रतिस्थापन, दूसरी है विलोपन और तीसरी है बज्जोड़न। ये विधि हम इसके अंदर पढ़ेंगे। जो चौथी प्रश्नावली है उसका नाम है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण ये यानी कि एक ऐसा समीकरण जिसमें किसी एक चर की घात कितनी है? 2 है। इन दोनों प्रश्नावलियों को मिलाकर के इनका भारांक रखा गया है 18। यानी कि जो मार्क्स हैं वो कितने हैं? 18, दोनों को मिला करके।
तो जो आपकी प्रश्नावली 2 बहुपद जो है वो छोटी रहेगी, क्योंकि आपकी कैंसिल कर दी गई है सिलेबस में से, लेकिन उसकी जानकारी आप इस प्रश्नावली के अंदर देख सकते हैं, क्योंकि जब हम इस द्विघात समीकरण को पढ़ाएंगे उस समय थोड़ी बहुत इसके और इसके बीच में एक कंपेयर करके आपको बताएंगे कि भाई इसमें और इसमें क्या समानताएं हैं, क्या असमानताएं हैं। 5वां जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा करता है, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी एक सीरीज होती है, समांतर श्रेणी, ये बहुत आसान भी थी, सब कुछ था, बच्चों ने इसको पढ़ भी लिया है जो अपने लगन से लगे हुए हैं। लेकिन अब दुख ये है कि ये श्रेणी आपके सिलेबस में नहीं है, ख़त्म कर दी गई है। ख़त्म करने का रीज़न ये भी है क्योंकि ये जो टॉपिक है वो आप 11वीं क्लास में चल कर के भी पढ़ सकते हैं, टेक्निकल टॉपिक है। 6वां जो है वो है त्रिभुज। त्रिभुज के अंदर हम जानकारी करेंगे कि मुख्य तौर पर हम जानकारी करेंगे समरूपता की। समरूपता मतलब है, जैसे आपने 9th क्लास में एक 7वीं प्रश्नावली पढ़ी थी जिसका नाम था सर्वांग समता, उसी को थोड़ा सा एक कह सकते हैं कि एक भाई सर्वांग समता है, दूसरा भाई समरूपता है, तो वो इसके अंदर हम जानकारी करेंगे। इसी के अंदर हम जानकारी करेंगे पाइथागोरस प्रमेय की कि ये कहाँ से आती है, और रेखागणित की सहायता से इसे हम कैसे सिद्ध कर सकते हैं, ऐसा कुछ हम इसके अंदर पढ़ेंगे। इसके अंदर ये भी हम पढ़ेंगे कि बौधायन प्रमेय क्या है, बौधायन प्रमेय का विलोम क्या है, ठीक है, यानी कि थेल्स प्रमेय जो है उसके बारे में जानकारी करेंगे। जब प्रश्नावली शुरू होगी तो इसके बारे में आपको बताया जाएगा। एक जो 11वीं प्रश्नावली है वो है रचनाएं। तो प्रश्नावली 6 और प्रश्नावली 11 दोनों को मिलाकर के जो कंबाइंड मार्क होंगे वो होंगे 12 मार्क्स का। आप समझ लें कि प्रश्नावली मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे इससे हटा देता हूँ यहाँ से, त्रिभुज प्लस 11वीं जो प्रश्नावली है रचनाएं, दोनों को कंबाइंड करके और जो मार्क्स रखे गए हैं, जो भारांक रखा गया है वो रखा गया है 12 नंबर का। इसके बाद आती है प्रश्नावली 7 जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति, इसका जो भारांक रखा गया है वो रखा गया है 5। इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि किसी समतल पर किसी वस्तु की स्थिति क्या है, उस स्थिति को दर्शाने के लिए हम किसकी सहायता लेते हैं, और ये भी जानकारी करेंगे कि जब 2 बिंदुओं के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है तो वो कैसे ज्ञात करेंगे, या हम ये भी ज्ञात करेंगे कि जो रेखा हमें दे रखी है उसको कोई एक बिंदु के अनुपात में विभाजित कर रहा है, ये जानकारी हम इसमें करेंगे निर्देशांक ज्यामिति के अंदर। अब बात यहाँ पे करते हैं प्रश्नावली 8 जिसका नाम है त्रिकोणमिति। इसके अंदर हम त्रिकोणमितीय अनुपातों का ज्ञान करेंगे, और यहाँ एक बात समझनी आपको होगी कि आपका जो सिलेबस किताब में दिया गया है उसमें ये लिखा है कि जो छोड़ने वाले पार्ट हैं उसमें भी त्रिकोणमिति लिखा हुआ है, और जो शामिल किए गए हैं उनमें भी त्रिकोणमिति लिखा हुआ है। तो ये आप जानकारी करेंगे कि उसमें जो छोड़ा गया है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ऐसी जो समसमकाएँ हैं या इसके द्वारा जो बनी समसमकाएँ हैं वो प्रश्नावली आपको छोड़नी है। यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि केवल आपको 8.4 जो प्रश्नावली है उसको छोड़ देना है, बाकी 8.1, 8.2 और 8.3
ये तीनों प्रश्नावली पढ़ करके आपको जाना है पेपर में। इसका जो 12 अंक है वो बताएंगे। एक जो 9वीं प्रश्नावली है वो है त्रिकोणमितीय या त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग स्टूडेंट समझना ये है कि इसके अंदर त्रिकोणमितीय अनुपात हैं जो कि 6 हैं। नाम आपने सुने ही होंगे, नहीं सुने हैं तो देख लें। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, ये 6 त्रिकोण के अनुपात हैं। इनका प्रयोग कहाँ होता है उसकी जानकारी हम करेंगे प्रश्नावली 9 के अंदर। अगर हम दोनों की बात करें तो दोनों को मिलाकर के जो 12 इनका रखा गया है वो रखा गया है स्टूडेंट्स 10 नंबर का ये तुम्हारे टॉपिक रहेगा। प्रश्नावली जो 10 है जिसका नाम है स्पर्श रेखाएं या स्पर्श बिंदु। हालांकि 2 ही प्रश्नावली थी इसके अंदर, जो चैप्टर 10वां है उसके अंदर केवल 2 ही प्रश्नावली थी। लेकिन अब ये जो प्रश्नावली है 10वीं वो आपके चैप्टर में नहीं है, ख़त्म कर दी गई है, इसको शामिल नहीं किया गया है। 11 की बात हम पहले ही कर चुके हैं कि 6 और 11 ये जो है आपको टोटल मार्क्स जो मिलेंगे वो है 12। 12वीं जो प्रश्नावली है उसके अंदर हम क्या करेंगे कि जो वृत्तों का क्षेत्रफल है या वृत्तों के जो भागों का क्षेत्रफल है उसकी जानकारी हम इसके अंदर करेंगे। हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर हमें पढ़ना है वृत्तखंड और त्रिज्यखंड और आयत वगैरह, कोई भी जो क्षेत्रफल है वो इसके अंदर हम पढ़ेंगे। और जो प्रश्नावली 13 है इसके अंदर हम पढ़ेंगे किन्हीं ठोस आकृतियों का क्षेत्रफल और उनका आयतन। ठोस आकृतियों का क्षेत्रफल। अच्छा, जो ठोस आकृति होती है उनका क्षेत्रफल नहीं होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो ये भी हम आपको तब बताएंगे जब हम प्रश्नावली पढ़ेंगे कि ये क्षेत्रफल क्यों नहीं है और पृष्ठीय क्षेत्रफल क्यों है। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इनके बारे में हम जानकारी करेंगे प्रश्नावली 13 के अंदर। और यदि हम दोनों का देखें तो दोनों को मिला करके जो मार्क्स हमारे बनेंगे वो बनेंगे 10 नंबर के। एक है स्टूडेंट्स सांख्यिकी, बहुत ही आसान प्रश्नावली है। बहुत से बच्चों ने इसका ज्ञान प्राप्त भी कर लिया है अपने होम स्टडी से, बहुत ही अच्छी बातें हैं। लेकिन जिन्होंने नहीं कर पाया है, सुविधा नहीं है पढ़ने की, तो वो यहाँ पे आप देख पाएंगे। सांख्यिकी आपकी सभी से ज़्यादा सरल और सभी से ज़्यादा अंक, ये आप समझ सकते हैं। टोटल अंक हैं इसके 10। अगर हम सभी नंबर जोड़ें स्टूडेंट्स तो देखिए 5 और 18 23, 23 और 2 25 और 10 35, 35 और 5 40, 40 और 10 50 और 10 60 और ये 70 नंबर का ये हमारा पूरा सिलेबस है, पूर्णांक भी 70 का है। यहाँ एक 15वीं जो चैप्टर है वो है प्रायिकताएं। या हम कह रहे हैं प्रायिकता, ये आपके सिलेबस में अब नहीं है। तो ये देखेंगे कि हमारे पास में जो सिलेबस में हटा दी गई हैं वो प्रश्नावली केवल 5 हैं, चैप्टर 4 और एक एक्सरसाइज। 4 चैप्टर कौन से हैं? एक बहुपद है, एक समांतर श्रेणी है। जिन बच्चों ने पढ़ लिया है वो अपने मन में अफसोस ना करें कि हमने तो ये पढ़ लिया, अब इस सिलेबस में नहीं है, हमने पढ़ के हमारा समय खराब हो गया। ऐसा नहीं है, सभी चीज़ें जानकारी के लिए बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन अब समय कम है तो ये छोड़ दी गई है, मना कर दिया गया है कि इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा पेपर में। 1 2 समांतर श्रेणी हो गई, एक तुम्हारी स्पर्श रेखाएं हो गई और एक है तुम्हारी प्रायिकताएं।
ये 4 चैप्टर आपके छोड़ दिए गए हैं, शामिल नहीं किए गए हैं सिलेबस में। और जो है ऐसे प्रश्नावली जो 8 है, चैप्टर 8 है, उसमें से एक्सरसाइज 8.4 को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा स्टूडेंट। ये है पूरी सिलेबस की जानकारी। अब हम ये बात करेंगे कि जो कमज़ोर बच्चे हैं या जिनको लगता है कि हमारे लिए जो गणित है बहुत ही भूत है, कहीं ना कहीं हमें धक्का दे सकता है, कहीं ना कहीं कष्ट पहुंचा सकता है, तो वो समझ लें कि जो प्रश्नावली चैप्टर 14 है वह 10 नंबर का है। 3 टॉपिक हैं, माध्य, माध्यिका और बहुलक। बहुत ही सरल तरीके से तुम्हें पढ़ाया जाएगा और बहुत ही आसान भी अपने आप में है। प्रत्येक क्वेश्चन आपको कराया भी जाएगा। कहीं आपको डाउट होता है तो आपको वो अपने पास नोट कर लीजिए और हमारे पास सेंड कर दीजिए मैसेज व्हाट्सएप पे। तो ये है, व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल पर भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ भी आप सेंड करेंगे वहीं से आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। तो एक तो यही है, हमें नंबर कितने लाने हैं स्टूडेंट्स? 23 नंबर हमें मात्र लेकर के आने हैं और इसमें से 10 नंबर का हमारा ये है। बहुत ही आसान प्रश्नावली है, केवल गुणा भाग ही करने हैं और जितना आप कर दोगे उसमें से आपको कुछ नंबर तो मिलेंगे ही मिलेंगे, ये समझ लीजिए। अच्छा, ये हो गए आपके 10 नंबर के। इधर यदि हम वृत्तों के क्षेत्रफल की बात करें या इधर हम बात कर लें वास्तविक संख्याओं की, स्टूडेंट्स बहुत ही सरल प्रश्नावली है, बहुत आसान तरीके से तुम्हें पढ़ाई जाएगी, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये हमारे 5 नंबर भी बहुत आसान हैं जो कि हमें पढ़ने हैं। एक ये है निर्देशांक ज्यामिति, ये भी बहुत सरल प्रश्नावली है। इसके अंदर 4 प्रश्नावली हैं, इसके अंदर तुम्हारी शायद 3 प्रश्नावली हैं, शायद क्या 3 ही हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो त्रिकोणमिति है वो भी आपकी थोड़ी आसान है, लेकिन कुछ बच्चों को कठिन लगती है। ये देखिए वृत्तों का क्षेत्रफल, दोनों ही प्रश्नावली अपने आप में इम्पोर्टेंट हैं, कहीं पे कोई कम नहीं है। तो कहीं ना कहीं 12 अंक भी इनका बराबर बराबर बांटा जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये 5 नंबर की आपको मिलेगी। तो ये 10 हैं, ये 5 15 और ये 5 20 और ये 5 25। अगर हम 2 महीने 3 महीने ये ही प्रश्नावली पढ़ते रहें तो 25 नंबर हमारे कहीं नहीं गए। जबकि हम आपको पढ़ाएंगे तो और भी प्रश्नावली, जैसे कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण आप जब पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि एक ग्राफ का क्वेश्चन हमेशा आता रहता है, वह सबसे आसान भी है और पढ़ाया भी बहुत आसान तरीके से ही आपको जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो क्वेश्चन आता है वो कहीं ना कहीं 5 या 6 नंबर में ऐसे आता है और हम जानकारी कर लेंगे इस बात की। लेकिन ये है कि वो क्वेश्चन आता ही है, बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, तो वो भी आप कर सकते हैं नॉर्मल तरीके से। रचनाएं तो आप समझिए कि बहुत आसान इसलिए भी है कि जैसे आप कभी चित्रकला पढ़ते हैं तो कहते हैं ना वो 6 कली का फूल हमको बनाना है, ऐसे करके, मुझे पता नहीं आप क्या कहते हैं, लेकिन ऐसे करके जो चित्र आप बनाते हैं, ये करके और ऐसे करके वो बनाते हैं, तो वो जो चित्र बनाते हैं, यदि आपको वैसे प्रक्रिया देखनी है, प्रोसीजर देखना है कि शुरुआत में हमको क्या चीज़ बनानी है, उसके बाद में क्या चीज़ बनानी है। रचना करना बहुत आसान है। रचना में भी आपके यहाँ पे कोई ज़्यादा विशेष पॉइंट नहीं दिए गए हैं, केवल पॉइंट क्या दिए गए हैं कि कोई रेखा दी गई है, उसको किसी अनुपात में बांटना है या किसी 2 अनुपातों में बांटना है, और या कभी ये भी कहा गया है कि किसी वृत्त पर आप किसी बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। एक तो ये है रेखा को अनुपात में बांटना, दूसरा ये है कि किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से स्पर्शरेखा खींचना, और एक है किसी त्रिभुज के समरूप त्रिभुज की रचना करना। बहुत आसान पॉइंट हैं। आपको ये लग रहा होगा कि मैं हर टॉपिक को आसान बोल रहा हूँ, ये वास्तव में ही आसान है। ये आप निर्भर इस बात पर करता है कि आप कितनी गंभीरता से इसे पढ़ते हैं। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ कि आप वास्तविक संख्याएं, निर्देशांक ज्यामिति और इधर ये वृत्तों का क्षेत्रफल और ये सांख्यिकी, ये भी अगर आप पढ़ लेते हैं तो मेरी गारंटी इस बात की है कि कोई भी बच्चा फेल नहीं हो सकता है। अपने आप को पूरी तरह से सुरक्षित समझें। स्टूडेंट्स, आज हम केवल इसकी जानकारी देने आए हैं और
जो है आपको जो पढ़ाना शुरू करेंगे उसमें सबसे पहले हम पढ़ाएंगे आपके लिए सांख्यिकी। पढ़ाने के लिए हालांकि हमको चाहिए ये कि हमें क्रम से पढ़ाना चाहिए, लेकिन हम पहले उन बच्चों को बिल्कुल निर्डर करना चाहते हैं कि भाई आप बिल्कुल ना डरें किसी बात से भी। तो उनको हम बिल्कुल निर्भय करने के लिए सबसे पहले सांख्यिकी पढ़ाएंगे, जिससे कि वो 10 नंबर अपने आप में बार बार पढ़ते रहें, बार बार वो उनको जानकारी करते रहें, अपने 10 नंबर वो पक्के करना। उसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे वास्तविक संख्याएँ, फिर निर्देशांक ज्यामिति, और उसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे ये वाला पार्ट। तो जब ये सभी चीज़ें पढ़ा देंगे उसके बाद फिर हम बिल्कुल क्रम से आप सभी को पढ़ाएंगे सभी चीज़ें, कहीं पर भी कोई चीज़ नहीं छोड़ी जाएगी। जैसे ही हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1, यानी कि बता देता हूँ क्या 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 हमको पढ़ना है, जो भी मैं बताने जा रहा हूँ उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे आपके पास जानकारी रहे आए। स्टूडेंट्स ये भी आप समझें कि आपको किसी भी क्वेश्चन को उतारने के लिए समय नहीं दिया जाएगा। आपको उसको लिखने के लिए क्या करना है कि जैसे ही सवाल पूरा होता है अपनी वीडियो पॉज करिए और उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना नहीं आता है तो अपने पड़ोस में या अपने भाई से किसी जानकारी कर ले, अगर नहीं भी है तो आप विद्यालय आकर के जानकारी कर सकते हैं कि आपके मोबाइल में स्क्रीनशॉट कैसे लिया जाता है। जिनको नहीं है वो तो ये करना है कि जैसे ही कोई सवाल हो जाता है आप उसको वीडियो को पॉज करेंगे, पॉज करके स्क्रीनशॉट अपना लेंगे और उसको अपने जब पढ़ने के बाद वीडियो पूरी हो जाएगी उसके बाद में अपने घर पर उसका नोट्स बनाएंगे और सभी काम रेगुलर करेंगे। स्टूडेंट्स ये बात आपको समझनी ज़रूर होगी कि हम मानते हैं कि विभिन्न परिस्थितियों में आपको मोबाइल के द्वारा पढ़ाया जा रहा है, लेकिन आपको इसका सदुपयोग ही करना है। आप ये समझना है कि कितने पैसे इस चीज़ में खर्च होते हैं, मोबाइल का लाना, इतना बड़ा मोबाइल आपके लिए प्रोवाइड कराना, और दूसरे काफ़ी जब आप नेट चलाते हैं तो उसमें काफ़ी MB लगती हैं, उसके लिए पैसे भी डालने पड़ते हैं। तो वो सभी खर्च आपके हो रहे हैं। अगर आप नहीं पढ़ोगे, समय ख़राब करोगे, कोई और यानी व्हाट्सअप फेसबुक कुछ चलाओगे तो वो कहीं ना कहीं आपके समय की बर्बादी भी है और जिसकी भरपाई आप नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।